8 जनवरी की रात करीब 1 बज रहे थे। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। आजमनगर के एक होटल ब्लू हेवन के गेट से थोड़ी दूर पर एक कार खड़ी थी। ड्राइवर कार में बैठा सिगरेट पी रहा था। ठंड की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक एक औरत होटल ब्लू हेवन से बाहर आई और सीधे उसकी कार में बैठ गई। औरत ने ड्राइवर से कहा, मुझे जहाँ से ले आए थे तुरंत वहीं ले चलो। ड्राइवर बोला, क्या हुआ मैडम, आपको तो इतनी ठंडी में भी पसीना आ रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप तो 1 से 2 घंटे का कह रही थी, लेकिन आप तो 20 मिनट में ही आ गई। औरत ने गुस्से से बोला, जितना कह रही हूँ बस उतना करो, सीधे मुझे मेरे घर छोड़ दो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और छतवारा मोड़ की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में ड्राइवर ने उस औरत को छतवारा मोड़ उतार दिया। औरत टैक्सी से नीचे उतरी, ड्राइवर को उसका भाड़ा दिया और आगे जाकर एक गली के अंदर गायब हो गई। ड्राइवर उसको तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद उसने गाड़ी घुमाई और अपने घर चला गया। 9 जनवरी सुबह के 9 बज रहे थे। आजमनगर अब भी कोहरे की चादर में ढका हुआ था। आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन धूप के दर्शन ही नहीं होने वाले। प्राइवेट डिटेक्टिव कैप्टन अविनाश अपने गर्म बिस्तर में आराम से अभी तक सोया हुआ था। 2 बार मोबाइल बज चुका था लेकिन उसने उठाया नहीं था। तीसरी बार उसकी माँ ने झल्लाकर उसका फ़ोन उठा ही लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? माँ जी, मैं इंस्पेक्टर मनोज बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आप मेरी बात अविनाश से करा सकती हैं? अविनाश तो अभी सो रहा है, अभी मैं उसे जगा करके मोबाइल देती हूँ। माँ ने मोबाइल अविनाश के हाथों में पकड़ा दिया। अविनाश ने नींद में ही बोला, गुड मॉर्निंग मनोज, क्या बात है? यार अविनाश, आधे घंटे में होटल ब्लू हेवन पहुँच सकते हो। होटल ब्लू हेवन? ये कहाँ है? क्या बात है, तुम्हारा खुद इतना बड़ा होटल का बिजनेस है और तुम्हें ये नहीं पता कि होटल ब्लू हेवन कहाँ है? यार मनोज, होटल का बिजनेस मेरे पिताजी देखते हैं। किस एरिया में है ये होटल? भंवरनाथ में। वो तो काफ़ी सुनसान इलाका है। होटल में क्या हुआ है? होटल के एक रूम से एक लाश बरामद हुई है। ये होमिसाइड केस है, इसलिए मैं ही डील करूँगा। ठीक है मनोज, पर मुझे आने में करीब 1 घंटा लग जाएंगे, तब तक तुम अपनी टीम लेकर पहुँचो। ठीक है। करीब 10 बजे के आसपास अविनाश होटल ब्लू हेवन पहुँच गया। ब्लू हेवन कोई बहुत बड़ा होटल नहीं था और आसपास का इलाका भी काफ़ी सुनसान था। अविनाश ने अपनी होंडा सिटी कार ले जाकर के होटल के कंपाउंड में खड़ी कर दी और सीधे रिसेप्शन पर पहुंच गया। 2 पुलिस वाले पास में ही खड़े थे। अविनाश ने एक से पूछा, इंस्पेक्टर मनोज कहाँ है? फ्लोर नंबर 4, रूम नंबर 44। अविनाश लिफ्ट से 4वीं फ्लोर पर पहुंच गया। एक रूम के आगे 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। अविनाश सीधे रूम के अंदर दाखिल हो गया। बेड पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसके सीने में करीब 6 इंच लंबा चाकू धंसा हुआ था। बेड पर आसपास खून बिखरा हुआ था। रूम में एक साइड में इंस्पेक्टर मनोज और सब इंस्पेक्टर राहुल खड़े थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट सब जगह से निशान उठाने में लगे हुए थे। अविनाश ने धीरे से पूछा, मनोज, मरा हुआ आदमी कौन है? इसका नाम सुरेश सेठ है। यह आजमनगर का रहने वाला नहीं है। आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास होटल का मैनेजर इसका दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन इसने नहीं खोला। और खोलता भी कहाँ से? ये तो मरा पड़ा हुआ था। जब होटल के स्टाफ ने दरवाज़ा तोड़ा तो पाया कि सुरेश की लाश बेड पर पड़ी थी और करीब 6 इंच लंबा चाकू इसके सीने में धंसा हुआ था। होटल वाले घबरा गए और तुरंत ही इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। करीब 9:30 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। मनोज, वैसे तो फॉरेंसिक वाले अपना काम कर रहे हैं, पर अगर तुम इजाज़त दो तो मैं भी एक बार रूम का मुआयना कर लूँ। हम लोग प्रेजेंट हैं तो तुम एक काम कर सकते हो। अविनाश ने दस्ताना पहनकर ध्यान से सारी चीज़ों को देखना शुरू किया। रूम में एक बेड पड़ा हुआ था जिस पर सुरेश की लाश पड़ी थी। सुरेश ने कुर्ता पजामा पहन रखा था। बेड के बगल में एक साइड मेज़ रखी थी जिस पर एक पानी की जग, मोबाइल और चार्जर रखा था। बेड के सामने टीवी कैबिनेट था। कैबिनेट के नीचे एक मेज़ रखा हुआ था जिस पर एक दारू की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। रूम में एक कपबोर्ड था। अविनाश ने कपबोर्ड खोला तो पाया कि अलमारी में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस में आयरन किए हुए कुछ कपड़े थे। हैंगर में भी उसके कुछ कपड़े टंगे थे जो बड़ी बेतरतीब ढंग से हैंगर से लटक रहे थे।
रूम से सटी हुई एक बालकनी भी थी। अविनाश शीशे का दरवाज़ा खोल करके बालकनी में चला गया। बालकनी से होटल के पीछे का नज़ारा दिखाई दे रहा था। अविनाश ने मन ही मन में सोचा, अगर दिन में इतनी शांति है तो रात में क्या होता होगा। अचानक उसकी नज़र लोहे की रेलिंग से लटकी एक रस्सी पर पड़ी। रस्सी बालकनी से नीचे तक जा रही थी। मनोज, यहाँ बालकनी में आओ। मनोज बालकनी में आ गया। ये देखो, लोहे की रेलिंग से एक प्लास्टिक की रस्सी नीचे तक जा रही है। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ। तुम कहना चाह रहे हो कि कातिल सुरेश सेठ का कत्ल करके इस रस्सी के सहारे नीचे उतर गया, वो भी चौथी मंजिल से। मैं ऐसा कोई इशारा अभी नहीं कर रहा हूँ। रस्सी की भी फॉरेंसिक जांच करवा लेना। इसके बाद अविनाश फिर रूम के अंदर चला गया। उसने मेज पर पड़ी दारू की एक बोतल और 2 गिलास को ध्यान से देखा। बोतल में दारू ना के बराबर थी, पर दोनों गिलास में दारू थी। फिर उसने वॉशरूम का मुआयना किया। वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा था। उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वॉशरूम बंद करके वो फिर रूम में आ गया। मनोज, दारू की बोतल और गिलास को जरूर से जांच के लिए भिजवा देना। तुम निश्चिंत रहो, यहाँ पर जितने भी आइटम संदिग्ध होंगे सारे जांच के लिए भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो होटल के मैनेजर से कुछ बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट से नीचे आ गए। रिसेप्शन डेस्क के ठीक पीछे मैनेजर का कमरा था। मनोज और अविनाश मैनेजर के कमरे में दाखिल हो गए। मैनेजर उनको देखते ही खड़ा हो गया। मनोज ने पूछा, मैनेजर साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिकेत रस्तोगी है। मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मैं इसी रूम में रहता भी हूँ। मैंने ये होटल 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। रात में मैं रिसेप्शन पर भी बैठ जाता हूँ। दिन में प्रतिमा रिसेप्शन पर बैठती है, पर वो शाम 7 बजे तक ही ड्यूटी करती है। अविनाश बोला, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप होटल में क्यों रहते हैं? मैं झारखंड में रांची का रहने वाला हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, अकेला हूँ, इसलिए होटल में ही रहता हूँ। वैसे भी इस होटल में रात के समय बहुत कम लोग आते हैं। शहर से काफ़ी दूर और सुनसान जगह पे जो है, इसलिए रात के लिए रिसेप्शन पर नया स्टाफ नियुक्त नहीं किया है। मैं ही रिसेप्शन देख लेता हूँ। अविनाश बोला, जिस आदमी की हत्या हुई है उनके बारे में कुछ बताइए। सुरेश सेठ नाम था उनका। 7 जनवरी को शाम करीब 7 बजे के आसपास इस होटल में चेक इन किया था। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास जब मैंने इनके रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने नहीं खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर हमने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि सुरेश जी की लाश बेड पर पड़ी थी। उनके सीने में चाकू धंसा हुआ था। बेड पे खून बिखरा हुआ था। इसके बाद हमने किसी भी चीज़ को टच नहीं किया और पुलिस को इत्तला कर दी। इनके परिवार के बारे में कुछ पता है? सुरेश सेठ आजमनगर से 60 किलोमीटर दूर बलरामपुर के रहने वाले हैं। बलरामपुर में इनका अपना बिजनेस है। इनकी पत्नी का नाम कविता है, जो हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ती थी। कविता सुबह से ही सुरेश का मोबाइल ट्राई कर रही थी, लेकिन उनका मोबाइल लग नहीं रहा था। उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। इसी वजह से 8:30 बजे के आसपास कविता ने मुझे फ़ोन कर दिया कि सुरेश अपना मोबाइल सुबह से नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद हम दोनों ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। रिस्पांस न मिलने पर हम दोनों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। ठीक है, आओ मनोज, जाने से पहले होटल का एक चक्कर लगा लेते हैं। अविनाश और मनोज होटल के आगे से चक्कर लगाते हुए पीछे की साइड जाकर के रुक गए। देखो मनोज, यहाँ से सुरेश के रूम की बालकनी दिखाई दे रही है। बालकनी की लोहे की ग्रिल से रस्सी लटकती दिखाई दे रही है। लेकिन अविनाश क्या कत्ल करके 4वीं फ्लोर से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे उतरना इतना आसान है? कोई भी आसानी से देख सकता है। आजकल ठंड के मौसम में रात को घना कोहरा होता है और होटल के पीछे का साइड तो बिल्कुल सुनसान है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ देखा होगा। वैसे भी आजकल होटल में बहुत कम भीड़ है। इस टाइप के होटल तो शादी पार्टी इन्हीं वजह से चलते हैं। चलो अब वापस चलते हैं। होटल के सारे स्टाफ के फिंगरप्रिंट ले लेना और मैच करवा लेना। राहुल को निर्देश देकर मनोज अविनाश के साथ वापस आने के लिए चल पड़ा। मनोज, पूरी रिपोर्ट मुझे बता देना। मनोज को थाने छोड़ते हुए अविनाश अपनी एजेंसी लौट आया। आते ही उसने बेबी और राजू को अपने केबिन में बुलाया और सुबह हुई सारी घटना से अवगत करा दिया। बेबी बोली, लगता है सर काम आने वाला है। तुम ठीक कह रही हो। तुम लोग जाओ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। बेबी और राजू केबिन से बाहर चले गए। करीब 4 बजे के आसपास इंस्पेक्टर मनोज अविनाश के केबिन में आ गया। क्या बात है मनोज, इस बार रिपोर्ट फोन पे नहीं बताई, खुद ही चले आए?
हाँ यार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी एक कॉपी मैंने तुम्हारे लिए करा लिया है। लेकिन तुमने आने का क्यों कष्ट किया? मुझे फ़ोन पर ही बता देते। इस बार सोचा कि रिपोर्ट तुमको डायरेक्ट बता देंगे और तुम्हारे साथ एक कप कॉफ़ी भी पी लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद बेबी ने राजू के साथ 4 कप कॉफ़ी लाकर लेकर केबिन में प्रवेश किया। मनोज ने सिगरेट जला ली और अविनाश ने अपना सिगार जला लिया। सभी कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगे। हाँ मनोज, अब बताओ रिपोर्ट में क्या लिखा है। बात दरअसल ये है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है, इसलिए फ़ोन पर मैं क्लियर नहीं कर पाता। इसलिए मैंने सोचा कि एजेंसी आकर मैं तुमको बता दूँ। बाद में तुम डिटेल में पढ़ लेना। सुरेश सेठ की मृत्यु 8 जनवरी को रात 8 बजे से 9 बजे के बीच जहर खाने से हुई है। जहर कौन सा था? सुरेश के शहर में पोटेशियम साइनाइड पाया गया, वो भी काफ़ी हैवी मात्रा में। डॉक्टर का ये कहना है कि मात्रा इतनी हैवी थी कि सुरेश पीते ही मर गया होगा। इसका मतलब सुरेश के सीने में चाकू बाद में डाला गया। हाँ, डॉक्टर के मुताबिक उसके सीने में वो चाकू बाद में धंसाया गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि यदि सुरेश को इतनी हैवी साइनाइड दिया गया होगा तो वो कातिल के सामने ही मर गया होगा। तो फिर बाद में कातिल ने सुरेश के सीने में चाकू क्यों उतारा? बड़ी अजीब सी बात है। चाकू पर कोई फिंगरप्रिंट मिले? नहीं। और कुछ खास? हाँ, हमें मेज पर एक दारू की बोतल और 2 ग्लास बरामद हुई। बोतल में दारू ना के बराबर भी थी। फिर भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसको टेस्ट किया तो पता चला कि बोतल में कोई जहर नहीं था। बोतल में कोई जहर नहीं था? आश्चर्य! बोतल पे फिंगरप्रिंट था। हाँ, दारू की बोतल पर से 3 लोगों के फिंगरप्रिंट पाए गए। एक फिंगरप्रिंट सुरेश का था और दूसरा फिंगरप्रिंट उस आदमी का होगा जो उसके साथ बैठकर दारू पी रहा था, और तीसरा फिंगरप्रिंट मदन नाम के एक वेटर का था। इसका मतलब तीनों ने बोतल टच की थी। अब ग्लास के बारे में बताओ। मेज पर 2 ग्लास रखे हुए थे और दोनों में दारू थी। जिस गिलास पर सिर्फ सुरेश की उंगलियों के निशान थे, उस दारू की गिलास में भी कोई जहर नहीं पाया गया। क्या? तो क्या साइनाइड दूसरी वाली गिलास में था? सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, जो आदमी सुरेश के साथ शराब पी रहा था उसके गिलास में जहर तो पाया गया है, पर वो जहर साइनाइड नहीं है। वो कोई और जहर की किस्म है। मेरा मतलब है चूहे मारने का जहर। और ये जहर साइनाइड इतना पावरफुल नहीं है। चूहे मारने का जहर सुरेश के शरीर में नहीं पाया गया है। मेरा मतलब है सुरेश की मृत्यु तो साइनाइड से हुई है। तो फिर सुरेश के शरीर में साइनाइड गया कैसे? दूसरे आदमी के गिलास में चूहे मारने का जहर क्यों था? सबसे खास बात, दारू की बोतल में जहर नहीं था। यही बात तो मेरे समझ में भी नहीं आ रही है। कहीं दूसरा आदमी जो सुरेश के साथ शराब पी रहा था, वो चूहे के जहर से तो नहीं मर गया? पता नहीं। एक बात और गौर करने वाली है। सुरेश की गिलास पर सिर्फ सुरेश की उंगलियों के निशान पाए गए, जबकि दूसरे गिलास पर बेटर, मदन और दूसरे आदमी की उंगलियों के गिलास निशान पाए गए। ये कोई खास बात नहीं है। सुरेश का गिलास साफ सुथरा करके रूम में रखा होगा, जबकि दूसरे गिलास को मदन रूम में ले आया होगा। बाकी रस्सी से कुछ खास नहीं मिला। पानी के जग पे और कमोबेश हर जगह से होटल के लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं, और मिलना लाजमी है क्योंकि वो होटल के स्टाफ है। अविनाश, ये केस बहुत ही पेचीदा केस होने जा रहा है, इसलिए इस पर तुम अभी से काम करना शुरू कर दो। मैं 24 घंटे तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। बाकी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने फाइल में लिख दिया है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है मनोज, कल से हम इस केस पर काम शुरू करेंगे। इसके बाद अविनाश के केबिन से मनोज बाहर चला गया। अविनाश फाइल को पढ़ने लगा। करीब आधे घंटे तक बेबी और राजू उसके सामने बैठे थे, पर उसने उनसे कोई बात नहीं की। उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि वो अविनाश को डिस्टर्ब कर सके। इसके बाद अविनाश ने फाइल उठा करके मेज पर रख दिया। तब तक बेबी बोली, पूरी फाइल पढ़ ली? हाँ, मैंने पूरी फाइल पढ़ ली है। वैसे तो मनोज ने मुझे काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन मैं फिर भी कुछ बातें रिपीट करना चाहूँगा। तुम दोनों ध्यान से सुनना। सुरेश सेठ की लाश होटल ब्लू हेवन के 4वीं मंजिल के रूम नंबर 44 के बेड पर पड़ी हुई मिली। उसके सीने में 6 इंच का खंजर धंसा हुआ था और बेड पर खून बिखरा हुआ था। पहली दृष्टि में देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी मृत्यु खंजर भोंकने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित होता है कि उसकी मृत्यु रात 8 से 9 बजे के बीच साइनाइड के जहर से हुई थी। उसके पेट में काफ़ी मात्रा में अल्कोहल पाई गई थी। इसका मतलब मरने से पहले सुरेश ने काफ़ी शराब पी थी। उसके साथ एक आदमी और शराब पी रहा था,
दारू की बोतल में ना के बराबर शराब थी और उसमें जहर नहीं था। बोतल पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट पाए गए, सुरेश के, बेटर मदन के और वो आदमी जो सुरेश के साथ शराब पी रहा था। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। दारू के साथ 2 गिलास भी बरामद हुए थे और दोनों में शराब थी। जिस गिलास पर सिर्फ और सिर्फ सुरेश सेठ के उंगलियों के निशान है, उसको टेस्ट करने पर मिला है कि उसमें कोई भी जहर का अंश नहीं है। जो दूसरा आदमी उसके साथ शराब पी रहा था, उसके गिलास में जहर का अंश है, पर वो साइनाइड नहीं है, वो चूहे मारने का जहर है। अब प्रश्न ये उठता है कि सुरेश को साइनाइड कैसे दिया गया। राजू बोला, अब प्रश्न ये भी उठता है कि यदि सुरेश पहले ही मर गया तो फिर उसके सीने में किसी ने 6 इंच लंबा खंजर क्यों धंसाया। तब तक बेबी बोली, सर खंजर सुरेश के सीने में कब भोंका गया? करीब 8 जनवरी की रात 3 बजे के आसपास। उसकी मृत्यु साइनाइड से हुई, खंजर से नहीं, इसलिए अभी ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है। बेबी बोली, सर अभी हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अभी तो शाम हो रही है, बलरामपुर यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है और ऊपर से ठंड का समय है और कोहरा भी काफ़ी हो रहा है, इसलिए अभी घर चलो। राजू और बेबी, कल तुम एक काम करना, कल तुम बलरामपुर जाकर सुरेश सेठ के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। उसके आस पड़ोस से बात करना, उसकी वाइफ कविता से बात मत करना। उसकी वाइफ कविता से हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि कल उसको सुरेश की डेड बॉडी सौंप दी जाएगी। ऐसे में किसी महिला को परेशान नहीं करते हैं। कल मैं होटल का मुआयना कर लूँगा। चलो अब दोबारा कल शाम को मिलते हैं। जरा मैं मनोज से बात कर लूँ। अविनाश ने मनोज को फ़ोन लगा दिया। मनोज, कल सुरेश सेठ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए राजू और बेबी को मैं बलरामपुर भेज रहा हूँ। हालांकि ये लोग उसकी पत्नी से मुलाकात नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि कल 10 बजे तुम मेरे साथ होटल ब्लू हेवन चलो। मैं वहाँ का मुआयना करना चाहता हूँ। दिन बीतने पर कुछ सबूत मिलने भी होंगे तो वो भी गायब हो जाएंगे। दूसरे दिन 10 जनवरी को करीब 10 बजे के आसपास अविनाश और इंस्पेक्टर मनोज एक साथ होटल ब्लू हेवन पहुंचे। दोनों सीधे जाकर होटल के मैनेजर अनिकेत रस्तोगी से मिले। अनिकेत उनको देखते ही खड़ा हो गया और अपने सामने वाली चेयर पर बिठाया। सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अविनाश बोला, सुरेश के बारे में कुछ और बताओ। सर, मैं तो इस होटल में करीब पिछले 6 महीने से आया हूँ। जो यहाँ के पुराने वेटर हैं वो बताते हैं कि वो काफ़ी समय से इसी होटल में रुकते थे। सुरेश ठीक ठाक पैसे वाले आदमी हैं, फिर भी बिराने में बने इस होटल में क्यों रुकते थे? सर, अब ये तो मुझे नहीं पता है। सुरेश की पत्नी कविता आपकी मित्र है। इतना कहने के बाद अविनाश की नज़र अनिकेत पर गड़ गई। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अविनाश ने गहरी सांस ली। सुरेश से मिलने कौन कौन आया था? देखिए, मैं तो अपने केबिन में बैठा रहता हूँ। रिसेप्शन पर प्रतिमा बैठी है, उसे कुछ पता हो सकता है। बात दरअसल ये है कि प्रतिमा यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। शाम 7 बजे के बाद से रिसेप्शन मैं देखता हूँ। हमारा ऐसा कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं जहाँ लोग दिन रात आते हों। पार्टी, शादी, बर्थडे, यही हमारी कमाई का मेन जरिया है। क्योंकि मैं इसी होटल में रहता भी हूँ तो उसको मैं टैकल करता हूँ। इसलिए आप ये समझिए कि मैं इस होटल की 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, 7 जनवरी से 9 जनवरी तक की सीसीटीवी फुटेज हमें दे दीजिए। माफ़ कीजिएगा सर, सीसीटीवी पिछले 7 दिनों से ख़राब है, मैंने कंप्लेन कर रखी है। तब तक मनोज गुस्से से बोला, क्या करते हैं आप लोग? आपको पता है कि अब हर जगह सीसीटीवी लगाना और उसको मेंटेन करना अनिवार्य हो गया है, खास करके होटलों में, दुकानों में, पब्लिक प्लेसेस पर। इससे केस हल करने में कितनी सहूलियत होती है। माफ़ कीजिएगा सर, मैं सीसीटीवी आज ही सही करवाता हूँ। अच्छा, प्रतिमा को बुला दीजिए। अनिकेत ने तुरंत इंटरकॉम से प्रतिमा को बुला लिया। प्रतिमा एक बहुत खूबसूरत 25 साल की लड़की है, भीतर दाखिल हुई। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रतिमा, ये है इंस्पेक्टर मनोज और इनके साथ है प्राइवेट डिटेक्टिव कैप्टन अविनाश। यह आपसे सुरेश सेठ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अविनाश ने पूछा, आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? सर, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। 7 जनवरी को जब सुरेश सेठ ने चेक इन किया तब आप मौजूद थी? हाँ, आप चाहे तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। वो हम कर लेंगे। पिछले 3 दिनों में सुरेश सेठ से मिलने कौन कौन आया था? मुझसे तो किसी ने भी उनके बारे में नहीं पूछा। अब कोई
शाम 7 बजे के बाद मिलने आया हो तो मैं नहीं कह सकती। हाँ, इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि 8 जनवरी को सुरेश सुबह चले गए थे और शाम को करीब 7 बजे के आसपास होटल में आए थे। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ शाम को कोई ना कोई पार्टी का आयोजन था, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। हम सब तो वहीं मैनेज करते रह जाते थे। आप आने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं? प्रतिमा अनिकेत की तरफ देखने लगी। चलिए, समझ गया, आप जा सकती हैं। वेटर मदन को भेज दीजिए। प्रतिमा चली गई लेकिन तुरंत ही वापस आ गई। सर, सुरेश के साथ एक लोग और रुके थे। कौन? कमल। लेकिन उन्होंने 8 जनवरी को रात करीब 8:30 बजे चेकआउट कर लिया था। उनके कमरे का बिल भी सुरेश को भरना था। अब सुरेश से उनका क्या लिंक था ये मुझे नहीं पता। वेटर मदन को भेज दीजिए। मदन ने डरते हुए कमरे में प्रवेश किया। अविनाश बोला, मदन डरो नहीं, हमारे कुछ एक सवाल का जवाब दे दो, पर सही सही। पूछिए सर। सुरेश के रूम में तुम सर्व कर रहे थे? हाँ सर। तो फिर जितना जानते हो उतना बताओ। सर, 8 जनवरी की शाम को मैंने सुरेश के रूम में 2 बोतल दारू सर्व की थी, लेकिन रूम से एक खाली बोतल ही बरामद हुई थी। मदन, क्या दूसरी बोतल तुम उठा ले गए थे? नहीं सर, सुरेश सर के रूम में मैंने सिर्फ एक बार ही सर्व किया था। 8 से 9 बजे के बीच तो सुरेश मर गया था। इतनी जल्दी 2 बोतल खाली कर दिया? सुरेश के साथ और कौन था? सिर्फ एक सज्जन थे, उनके लिए ग्लास अलग से ले गया था। रूम में केवल एक ग्लास थी जिसमें सुरेश सर दारू पी रहे थे, इसलिए ग्लास पर तुम्हारे भी हाथ के निशान पाए गए। हाँ, वो सज्जन कौन था? मुझे नहीं पता सर। और रात 8 बजे के आसपास वो होटल से चले गए थे। वो होटल में रुके हुए नहीं थे। कमल तो नहीं था? नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। मनोज, चलो चलते हैं। इसके बाद मनोज और अविनाश होटल से बाहर चले गए। क्या हुआ? तुमने कुछ खास पूछताछ नहीं की? देखो मनोज, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। ओपनली अगर पूछताछ करोगे तो कोई कुछ खास बताएगा नहीं। कहो तो अपने तरीके से पूछताछ करें। अभी नहीं, पूछताछ चोरी छुपे ही करनी पड़ेगी, खास करके वेटर और गार्ड से। थोड़ी तफ्तीश करने बाद दोनों वापस लौट गए। करीब 11 बजे के आसपास अविनाश एजेंसी पहुंचा। राजू और बेबी सुरेश सेठ के बारे में पता करने के लिए बलरामपुर गए हुए थे और उनको आने में शाम हो जाने वाली थी। अविनाश ने खुद ही कॉफ़ी बनाई और रिपोर्ट को फिर बहुत ध्यान से पढ़ने लगा। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगा। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। 5 बजे के आसपास बेबी और राजू ने प्रवेश किया। आओ बेबी और राजू, मुझे लग रहा है पूरे दिन काम करके तुम लोग काफ़ी थक गए हो। हाँ सर, थोड़ा तो थक गए हैं। ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। राजू बोला, सर, सुरेश सेठ आजम नगर का रहने वाला है। आजम नगर से 20 किलोमीटर दूर भीमभर बाजार में उसका गांव है। गांव में उसकी काफ़ी ज़मीन है, लेकिन आजम नगर शहर में उसका कोई घर नहीं है। उसकी उम्र करीब 55 साल के आसपास थी और बलरामपुर में उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा खासा कारोबार है। शादी उसने काफ़ी लेट की थी। उसकी वाइफ कविता सेठ करीब 35 साल की है। मेरा मतलब है 20 साल छोटी हैं। मैंने और बेबी ने उनकी वाइफ को तो नहीं देखा है, पर लोग कह रहे थे कि कविता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तब तक बेबी बोली, तुम कविता की सुंदरता बखान ना करो, मुद्दे की बात करो। तुम जल क्यों रही हो? बलरामपुर में रिंग रोड पर माल एवेन्यू में उसका एक बहुत बड़ा बंगला है, बंगला नंबर 9। सुरेश सेठ के ऑफिस भी गए थे। हाँ सर, सुरेश सेठ के ऑफिस का काम ज़्यादातर उसका असिस्टेंट कमल देखता है। कमल से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। कमल भी ऑफिस में मौजूद नहीं था। इनफैक्ट ऑफिस वाले तो वो ये कह रहे थे कि सारा बिजनेस कमल के ही दम पर है। सबसे ज़्यादा क्लाइंट कमल ही लाता है। सुरेश सेठ एक निहायत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी था। ऑफिस में भी सबको बहुत डांटा करता था। इनफैक्ट उसका कमल से भी उसका काफ़ी झगड़ा होता था। लेकिन मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए ना कमल ऑफिस छोड़ पाता था और ना ही सुरेश कमल को निकाल पाता था। नहीं तो लोगों का कहना है कि जितना झगड़ा उसका कमल से होता था, कोई दूसरा आदमी होता तो कभी छोड़कर चला जाता। लेकिन कमल भी ऑफिस में टिका हुआ है। बाकी सुरेश की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत तो नहीं पता लगा, पर इतना लोग ज़रूर कहते हैं कि कविता से भी उसका बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। बिजनेस के सिलसिले से सुरेश महीने में काफ़ी समय बाहर रहता था
और सर हर महीने में 1-2 दिन के लिए वो आजम नगर भी आ जाता था। मैंने आपको बताया कि वो यहीं का रहने वाला था, तो उसका कुछ कानूनी काम होता होगा। मेरा मतलब है कोर्ट कचहरी का काम। दूसरा, वो बीच बीच में आजम नगर डॉक्टर को भी दिखाने आता था। क्या उसे कोई प्रॉब्लम थी? वो तो मुझे नहीं पता, पर वो शराब बहुत पीता था। उसके जाने के बाद ऑफिस कौन देखेगा? मुझे तो लग रहा है कि उसकी वाइफ कविता ही ऑफिस देखेगी। वैसे भी सारा काम तो कमल देखता है। शुरू में बिजनेस खड़ा करने में सुरेश ने बहुत मेहनत की थी, पर सर हमारा टारगेट ये था कि कविता की नौकरानी से ज़रूर बात करें, क्योंकि उसकी नौकरानी ही उनके बारे में सबसे ज़्यादा बता सकती है, पर उससे बात नहीं हो पाई। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने आज बहुत मेहनत की। हम लोग परसों बलरामपुर चलेंगे। आज उसकी पत्नी को सुरेश की बॉडी मिल गई होगी। कल का दिन रहने देते हैं। तब तक राजू, तुम सुरेश सेठ के पिछले 1 महीने का कॉल डिटेल निकलवा लो। ठीक है सर। बेबी, कल तुम होटल ब्लू हेवन के बारे में पता करो। मेरा मतलब है कैसा होटल है, किस टाइप का काम होता है, कानूनी गैर कानूनी सब। सर आपका तो खुद ही होटल का बिजनेस है, आपको चाहे तो मुझसे ज़्यादा पता कर सकते हैं। नहीं, मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करके कल मिलो। चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद तीनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन 11 जनवरी को राजू और बेबी साईं डिटेक्टिव एजेंसी नहीं गए। अविनाश भी चुपचाप अकेले एजेंसी में बैठा रहा। दोपहर 1 बजे के आसपास बेबी केबिन में आई। क्या हुआ सर, राजू अभी नहीं आया? नहीं, कॉल रिकॉर्ड निकलवाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। सर होटल के बारे में मैंने कुछ पता किया है। ब्लू हेवन होटल बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बी ग्रेड का होटल है। कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही काम इसमें होते हैं। मेरा मतलब है रुकने वाले लोग रात में कॉल गर्ल वगैरह भी बुलाते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे लोग भी काफ़ी पैसे वाले होते हैं, वो भी इसी होटल में रुकते हैं। यहाँ उनको दारू और लड़की की कोई कमी नहीं होती है। यही वजह है कि होटल का सीसीटीवी फुटेज, विजिटर रिकॉर्ड कुछ भी ढंग से नहीं मिलेगा। कुछ भी पता करने के लिए आपको स्टाफ को पैसे खिलाना पड़ेगा। बाकी आजकल जो सीज़न चल रहा है उसमें इस होटल में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रुके हुए। ये तो मैनेजर ने बताया ही था। कुल 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर मिलकर हर फ्लोर पर 10 कमरे हैं। 5 कमरे आगे साइड और 5 कमरे पीछे साइड, कुल मिलाकर 50 कमरे हैं। इतना तो सर आपने देखा ही होगा कि जिस रूम में सुरेश सेठ की हत्या हुई थी, मेरा मतलब है रूम नंबर 44, वो पीछे साइड है। और शायद पीछे का ही बहाना लेकर के रात में कातिल रस्सी के सहारे उतर कर भाग गया। एक तो ठंड का समय, ऊपर से काफ़ी कोहरा, तीसरा काफ़ी सुनसान जगह है, चौथा पीछे साइड का रूम। मेरा मतलब है क्राइम करने की सबसे परफेक्ट जगह है। ऊपर से होटल में कोई भीड़ भी नहीं है। ये बात सही है कि पिछले 3-4 दिनों से पार्टी के लिए होटल का लॉन शाम को बुक था, पर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद चारों तरफ सन्नाटा। बाकी सुरेश का असिस्टेंट कमल सुरेश के साथ ही होटल में था। कमल ने 8 जनवरी को रात करीब 8:30 बजे होटल छोड़ दिया था। ये बात आपको प्रतिमा ने बताई थी, पर जिस रात कत्ल हुआ उसी रात क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कमल ही जिम्मेदार है इन सब के पीछे? बेबी, सुरेश की हत्या का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रात 8 से 9 बजे के बीच का है। उसी दौरान कमल का होटल से चेकआउट करना थोड़ा संदेहास्पद तो है, पर बिना कमल से मिले कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मदन के हिसाब से शाम 7 बजे उसने 2 बोतल शराब सर्व की थी, फुल 2 बोतल। लेकिन रूम की तलाशी में तो हमें एक ही बोतल बरामद हुई। फिर दूसरी बोतल कहाँ गई? रूम का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। ये होटल स्टाफ कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। इसका मतलब हमें 2 लोगों के बारे में पता करना होगा। पहला सुरेश सेठ का असिस्टेंट कमल, और दूसरा सुरेश उस रात किसके साथ बैठकर दारू पी रहा था। बेबी अभी तुम जाओ, जब राजू आए तब उसके साथ आना। बेबी चली गई। करीब 2 घंटे बाद राजू ने बेबी के साथ केबिन में प्रवेश किया। सर, मैंने सुरेश के कॉल रिकॉर्ड निकलवा लिया है, और मैंने और बेबी ने सुरेश सेठ के सारे कॉल रिकॉर्ड्स का अध्ययन भी कर लिया है। चलो ये बताओ कि तुम लोगों ने क्या पता लगाया? पिछले 1 महीने में सुरेश की सबसे ज़्यादा बातचीत रवि मनचंदानी से हुई। दूसरा नाम है डॉक्टर दर्शन मलिक। तीसरा असिस्टेंट कमल है, और सबसे कम बात अपनी वाइफ कविता से की है। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है कॉल लिस्ट में। अब सबसे पहले हमें इन सब के बारे में पता करना होगा कि ये कौन लोग हैं।
अब इन लोगों के बारे में उसकी वाइफ ही बता सकती है, अगर नहीं बताएगी फिर देखा जाएगा। राजू और बेबी, ऐसा करो कि ये कॉल रिकॉर्ड्स अपने साथ रखे रहना। कल 10 बजे मैं अपनी कार से तुमको पिकअप कर लूँगा और हम लोग कविता सेठ का बयान लेने के लिए बलरामपुर चलेंगे। मैं मनोज को फ़ोन कर दूँगा कि वो कविता को बता देगा कि वो हमारे साथ पूरा सहयोग करें। अब चलो चलते हैं। इसके बाद तीनों ने एजेंसी बंद की और अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन 12 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे के आसपास अविनाश बेबी और राजू को लेकर के बलरामपुर पहुंच गया और सीधे सुरेश बंगले के सामने पहुंच गया। गार्ड ने उसे रोक दिया। सर, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं सुरेश सेठ के कत्ल के सिलसिले में कविता से बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप अंदर जा सकते हैं। अविनाश ने अपनी कार पोर्च के नीचे खड़ी कर दी। दरवाज़ा खुला हुआ था। ड्राइंग रूम में सोफे पर सादे साड़ी में एक महिला बैठी हुई थी। अविनाश ने दरवाज़ा खटखटाया। महिला ने सर उठा करके अविनाश की तरफ देखा और अंदर आने का इशारा किया। अविनाश ने खड़े खड़े ही बोला, मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव कैप्टन अविनाश कहते हैं और ये मेरे असिस्टेंट राजू और बेबी। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये बहुत उचित समय नहीं है आपसे बात करने का। आप खुद भी बहुत परेशान हैं। आजम नगर की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं इस केस में पुलिस की सहायता कर रहा हूँ। हाँ, कल रात इंस्पेक्टर मनोज का मुझे फ़ोन आया था कि मैं आपका सहयोग करूँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? कृपया बैठ जाइए। सब सोफे पर बैठ गए। उसने अपनी नौकरानी से पानी लाने को कहा, लेकिन अविनाश ने बीच में ही रोक दिया। राजू धीरे से अविनाश से बोला, देखा सर, कविता कितनी खूबसूरत है। अविनाश ने उसे जोर से घूरा। बेबी मुस्कुरा दी। कविता बोली, बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले आप अपने और सुरेश सेठ के बारे में बताइए। हालांकि कुछ कुछ हमें पता है, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं झारखंड के रांची की रहने वाली हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हम लोगों के बीच उम्र का फासला होने के बावजूद घर वालों ने हमारी शादी कर दी। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में हम लोगों के बीच अनबन होने लगी। हमारा कोई बच्चा नहीं है। घर के पीछे कॉटेज बना हुआ है। सुरेश उसी में रहते थे। मुझसे कुछ खास मतलब नहीं रखते थे। ऑफिस से आने के बाद अपने कॉटेज में ड्रिंक करने के बैठ जाते थे और वहीं खाना खाकर सो जाते थे। लेकिन मतलब ना रखने की कोई तो खास वजह होगी। मुझसे मन भर गया होगा तो उन्होंने मुझसे मतलब रखना छोड़ दिया। अपने बिजनेस के सिलसिले में वो काफ़ी टाइम बाहर भी रहते थे। वो बाहर क्या करते थे, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सुरेश की मौत की सूचना आपको कैसे मिली? सुरेश आजमनगर के रहने वाले थे। ज़मीन जायदाद के केस के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में और अपनी हेल्थ के सिलसिले में वो आजमनगर आते जाते रहते थे। सुरेश 7 जनवरी को अपने असिस्टेंट कमल के साथ आजमनगर गए थे। 8 जनवरी को मेरी उनसे बात हुई थी। 9 जनवरी को सुबह मैं उनका फ़ोन ट्राई कर रही थी, पर फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे पता है कि वो होटल ब्लू हेवन में रुकते थे। उसका मैनेजर अनिकेत मेरा परिचित है। हम लोग रांची में साथ साथ पढ़े हुए थे। मैंने सीधे करीब 8:30 बजे के आसपास अनिकेत को फ़ोन लगा दिया। उसके बाद तो सब आप लोगों को पता ही होगा। आप अभी कह रही थी कि सुरेश को हेल्थ प्रॉब्लम भी थी। जो आदमी हर रोज़ शाम से दारू पिएगा तो क्या उसे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी? इनफैक्ट 8 जनवरी को डॉक्टर दर्शन मलिक भी सुरेश के साथ आजमनगर में थे। वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। सुरेश हमारी तो नहीं सुनते, लेकिन अपने वकील और अपने डॉक्टर की तो सुनेंगे ही। इसलिए डॉक्टर दर्शन मलिक 8 जनवरी को खुद सुरेश को दिखाने के लिए आजमनगर में उपस्थित थे। आजमनगर में काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं। सुबह जब सुरेश का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तो आपने कमल को फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने कमल को ही सबसे पहले मिलाया था, पर कमल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब मैंने अनिकेत को फ़ोन किया। इनफैक्ट कमल और डॉक्टर दर्शन दोनों का मोबाइल अब भी बंद आ रहा है। वह दोनों सुरेश के दाह संस्कार में भी मौजूद नहीं थे। सिर्फ वकील रवि मौजूद थे। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों आते हैं तो अच्छी तरीके से खबर लेती हूँ। अब बिज़नेस कौन देखेगा? मैं देखूँगी। मैंने बिज़नेस कोर्स किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सही है कि सुरेश ने शुरू में बिज़नेस एस्टेब्लिश करने में बहुत मेहनत किया, पर बाद में तो वो काफ़ी लापरवाह हो गए थे। सारी डिपेंडेंसी उनकी कमल पर ही थी। आपके घर में कितनी नौकरानी हैं? एक नौकरानी है जो फुल टाइम रहती है। एक खाना बनाने वाली बाई है जो सुबह दोपहर शाम आती है। रवि मनचंदानी कौन है?
रवि मनचांदी पेशे से वकील है, सुरेश का सारा लीगल काम वही देखते हैं। ठीक है कविता जी, आप हमें अपना मोबाइल नंबर बताइए। मेरे पास 2 नंबर है, मैं दोनों नंबर आपको बता दे रही हूँ। बेबी ने कविता के दोनों मोबाइल नंबर को नोट कर लिया। हमें रवि मनचंदानी, कमल और डॉक्टर मलिक का पता चाहिए, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कविता ने तीनों का एड्रेस बेबी को नोट करा दिया। कविता जी, अभी आप बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं बीच बीच में आपकी हेल्प लेता रहूँगा। अभी हम चलते हैं। इसके बाद तीनों घर से बाहर आ गए और अविनाश की कार चल दी। करीब 300 मीटर चलने के बाद अविनाश ने कार रोक दी। बेबी एक काम करो, एक नौकरानी तो कविता के यहाँ फुल टाइम रहती है, उससे तो मुलाकात अभी संभव नहीं है, पर दूसरी वाली जो खाना बनाती है उससे मिलने की कोशिश करो। अभी मैं और राजू इन तीनों से बारी बारी मुलाकात करने जा रहे हैं। ठीक है सर, काम होने के बाद मैं आपको कॉल कर दूंगी। इतना कहकर बेबी कार से उतर गई। अविनाश ने अपनी कार डॉक्टर दर्शन के घर की ओर बढ़ा दी। करीब 20 मिनट बाद वे दोनों डॉक्टर दर्शन मलिक के क्लिनिक के सामने थे। डॉक्टर का क्लिनिक नीचे था और ऊपर घर था। वे दोनों क्लिनिक में दाखिल हो ही रहे थे कि गार्ड ने उन्हें रोक दिया। माफ़ कीजिएगा, क्लिनिक बंद है। अविनाश ने कहा, मुझे डॉक्टर दर्शन से कुछ पर्सनल काम है। डॉक्टर साहब घर में उपस्थित नहीं है। 8 जनवरी से वो घर आए ही नहीं हैं। लेकिन उनके घर में कोई तो होगा। नहीं, वो अपने घर में अकेले रहते हैं। आप चाहे तो उनके स्टाफ से बात कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उनके स्टाफ से ही बात कर लेने दो। राजू को बाहर खड़ा करके अविनाश अंदर चला गया। क्लिनिक बिल्कुल खाली था। रिसेप्शन डेस्क पर एक लड़की बैठी हुई थी। अविनाश के जाते ही वो खड़ी हो गई। माफ़ कीजिएगा सर, डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं हैं। ये तो मुझे बाहर गार्ड ने बता दिया था। डॉक्टर दर्शन मलिक क्लिनिक में कब से उपस्थित नहीं है। 8 जनवरी की सुबह आजम नगर चले गए थे। बोला था कि रात तक लौट आएंगे, पर अब तक नहीं आए हैं। 9 जनवरी से उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे डॉक्टर दर्शन का मोबाइल नंबर और 1-2 फ़ोटो दे दीजिए। वैसे उनके कितने नंबर हैं। उनके सर 2 नंबर हैं, एक मोबाइल और एक लैंडलाइन नंबर है। दोनों नंबर नोट करने के बाद और फ़ोटो लेने के बाद अविनाश क्लिनिक से बाहर आ गया। आओ एक बार कमल के घर भी चलकर देख लेते हैं। कमल का मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। करीब 25 मिनट बाद वे कमल के घर में पहुंच गए। कमल का घर सिधारी एरिया में था। कमल के अपार्टमेंट का नाम ग्रीन रेजिडेंसी था। उसमें ए से लेकर एफ तक 6 टावर थे। हर टावर में 12 फ्लोर थे। बी टावर के 10वें फ्लोर पर कमल का रूम था। लिफ्ट से वे लोग कमल के फ्लैट पर पहुंचे। उन लोगों ने दरवाजे की घंटी 5 मिनट तक बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजू, जरा बगल वाले घर से पूछो। राजू ने बगल वाले घर की ओर घंटी बजा दी। एक औरत निकलकर बाहर आई। राजू बोला, माफ़ कीजिएगा, हम लोग कमल के घर की घंटी काफ़ी देर से बजा रहे हैं, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। क्या आप कुछ बता सकती हैं कमल के बारे में। इधर 3-4 दिनों से मैंने भी कमल को नहीं देखा है, लेकिन अगर वो बाहर होता तो दरवाज़ा पर ताला लटकना चाहिए था। बात तो आपकी सही है। एक काम करती हूँ, मैं नीचे अपार्टमेंट के सोसाइटी ऑफिस में कॉल करती हूँ। उस औरत ने सोसाइटी में कॉल किया और करीब 10 मिनट बाद सोसाइटी का सेक्रेटरी आ गया। उसने भी काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सेक्रेटरी बोला, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। अविनाश ने बोला, मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। हो सकता हो कमल को किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो। आप ठीक बात कर रहे हैं, मैं नीचे से 2 लेबर को बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी देर में लेबर आए और दरवाज़ा तोड़ दिया। सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ, बाकी सब बाहर ही रहे। वो करीब 1 मिनट बाद बड़ी तेज़ी से बाहर आ गया। अविनाश बोला, क्यों, क्या हुआ सर। कमल बेड पर लेटा पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ गया है, बड़ी बदबू भी आ रही है। इसके बाद अविनाश अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि कमल बेड पर मरा पड़ा हुआ था, उसका शरीर नीला पड़ गया था। वो भी बाहर आ गया और सेक्रेटरी से कहा कि अब आप पुलिस को बुला लीजिए। थोड़ी देर में सब इंस्पेक्टर अपने 3 कांस्टेबल के साथ आ गए। उसने घर सील करके लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सब इंस्पेक्टर ने अविनाश से पूछा, क्या लाश को सबसे पहले आपने देखा था। अविनाश ने कहा, मैंने नहीं, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी ने देखा था। मैं यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ, मैं आजम नगर का डिटेक्टिव अविनाश हूँ।
एक कत्ल की तफ्तीश में मैं कमल से मिलने चाहता था। आप चाहें तो इस सिलसिले में आजमनगर के इंस्पेक्टर मनोज से बात कर सकते हैं। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने सेक्रेटरी को बुलाया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो हमने पाया कि कमल अंदर मरा पड़ा हुआ है। मैं तो कमल को पहचानता भी नहीं था, बस आज ही देखा हूँ, वो भी मरे हुए हालत में। बस आप एक काम कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आप घर की तलाशी अच्छे तरीके से ले लीजिए और जो भी संदिग्ध सामान हो उसकी फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए। आप मुझे समझाने की कोशिश ना करें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आजमनगर पुलिस भी एक कत्ल की तफ्तीश कर रही है। हो सकता हो कि दोनों मौतें एक दूसरे से जुड़ी हों। अभी ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये हत्या है या आत्महत्या। मिस्टर अविनाश, आप अपना मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए। राजू और अविनाश ग्रीन रेजिडेंसी से बाहर आ गए। बड़ी अजीब सी बात है, जो लोग भी 8 जनवरी को आजमनगर में थे एक एक करके इस दुनिया से जा रहे हैं। सर, मिल तो हम डॉक्टर दर्शन से भी नहीं पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर दर्शन भी इस दुनिया में? पता नहीं राजू, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एक काम करो कि बेबी को फ़ोन से ये बता दो कि वो कविता को कमल के मौत की सूचना दे दे। चलो हम लोग रवि चंदानी से मिल लेते हैं, वो इस समय कोर्ट में ही उपस्थित होगा। और हाँ, उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल से ले लेना। अविनाश और राजू कार से कोर्ट चल पड़े। करीब 20-25 मिनट बाद वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रवि मनचंदा के केबिन में उपस्थित थे। रवि मनचंदा बोला, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अविनाश ने कहा, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग आजमनगर के रहने वाले हैं। मैं पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। आपको तो पता लग गया होगा कि आपके मित्र सुरेश सेठ की होटल ब्लू हेवन में किसी ने हत्या कर दी। हाँ, मुझे पता चला, मैं उसके क्राइम सीन में भी मौजूद था। आप बस मेरे 2-4 सवाल के जवाब दे दीजिए। आपको सुरेश के बारे में औरों से ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप उनका सारा लीगल देखते थे। अब ये तो मुझे नहीं पता कि मैं औरों से ज़्यादा जानता हूँ कि नहीं, पर उनका सारा लीगल मैं देखता था। वे आजमनगर के रहने वाले थे, इसलिए उनके गांव की ज़मीन जायदाद के मसलों को भी मैं ही देखता था। आपको क्या लगता है कि उनकी हत्या किसने की होगी? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर भी आप उनके वकील हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि उनकी किसी से दुश्मनी थी या नहीं। उन्होंने ऐसे किसी रंजिश का जिक्र मुझसे तो नहीं किया। देखिए, जैसा उनका धंधा है, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है। बाकी हो सकता हो बहुत अंदर की बात मुझे भी ना पता हो। मैं आपको एक बात और बता दूं कि उनके असिस्टेंट कमल की भी मौत हो गई है। क्या? कमल की मौत हो गई है? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कमल तो सुरेश का असिस्टेंट था, या यूँ कह लीजिए कि कमल ही सुरेश का सारा काम धाम देखता था। बेचारी कविता के लिए तो और भी मुश्किल आ गई। बेचारी, उसके ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया। और सबसे खास बात, डॉक्टर दर्शन मलिक भी 8 जनवरी से गायब है। क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर दर्शन भी? आप शादीशुदा हैं? हाँ, चौक में मेरा घर है जिसमें मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता हूँ। कोई ऐसी खास बात जो आप हमें बता सकें जिससे हमें इस केस में मदद मिल सके? मुझे तो कुछ खास पता नहीं है, अगर कुछ पता लगता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। आप अपना मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए। ठीक है रवि, हम चलते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। इतना कहकर दोनों कोर्ट से बाहर आ गए। राजू, सामने रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, चलो वहीं बैठकर खाना खाते हैं। बेबी को भी यहीं बुला लो, खाना खाकर हम लोग लौट चलेंगे। राजू ने फ़ोन करके बेबी को भी वहीं बुला लिया। तीनों ने जमकर खाना खाया और फिर आजमनगर लौटने के लिए चल पड़े। रास्ते में अविनाश ने बेबी से पूछा, तुमने नौकरानी से कुछ पता किया? हाँ सर, कुछ नौकरानी से किया है। मुझे 500 रुपये नौकरानी को देने भी पड़े। जितना नौकरानी से मुझे पता लगा है उसके हिसाब से तो सुरेश ज़्यादातर अपने कॉटेज में ही रहता था। मेरा मतलब है कि रात में भी वो अपने कॉटेज में ही सोता था। कविता अपने रूम में भी सोती थी। सुरेश अपने कॉटेज में किसी को बहुत आने जाने नहीं देता था। ऑफिस से आने के बाद कॉटेज में देर रात तक दारू पीता था, खाना खाता था और वहीं सो जाता था।
मेरा मतलब है कविता से उसका खास संबंध नहीं था। कविता से सुरेश का बहुत झगड़ा होता था। कभी कभी तो वो कविता पे हाथ भी उठा देता था। कमल का इसके घर काफ़ी आना जाना था। कविता और कमल का कोई चक्कर? सर, नौकरानी ने बहुत साफ तो नहीं बताया, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है। बहुत अजीब केस है, कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। राजू, तुम सभी के 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड और साथ में मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ। सर, इसमें तो समय लग जाएगा। कोई बात नहीं है, कल शाम तक का समय ले लो, क्योंकि सब के सब तो गायब है। सुरेश मर गया, कमल मर गया, डॉक्टर दर्शन गायब है। कविता से भी बहुत ज़्यादा पूछ नहीं सकते। रवि मनचंदानी वकील है, वो शकल से ही धूर्त और चालाक लग रहा है। उससे बिना सबूत कुछ भी उगलवाना इतना आसान ना होगा। होटल का सीसीटीवी खराब है, इसलिए केवल कॉल रिकॉर्ड का ही सहारा है। कॉल रिकॉर्ड देखने के बाद मनोज से कहकर कमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बलरामपुर पुलिस से मंगवा लेंगे। ठीक है सर। बेबी बोली, सर मैं अब घर जाऊंगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं अब कल सुबह आऊंगी। ठीक है, पर होटल ब्लू हेवन से होते हुए आना। होटल के स्टाफ को सबकी फ़ोटो बारी बारी दिखा के ये कंफर्म कर लेना कि 8 जनवरी को कौन कौन सुरेश से मिलने आया था। मैं भी एजेंसी नहीं जाऊंगा, मैं सीधे घर जाऊंगा। पापा ने अपने होटल के काम से मुझे बुलाया है। आजम नगर पहुंचकर अविनाश राजू और बेबी को कार से उतारकर अपने घर चला गया। अगले दिन 13 जनवरी को अविनाश ने एजेंसी खोली और अपने केबिन में पूरा दिन बैठा रहा। बीच में मनोज को उसने केस के हालात के बारे में जानकारी दे दी। शाम को करीब 6 बजे के आसपास राजू और बेबी साथ कॉल रिकॉर्ड लेकर अंदर आए। राजू सबके रिकॉर्ड्स टेबल पर फैला दिया। तो सर, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले बेबी तुम बताओ कि तुमने होटल ब्लू हेवन में फ़ोटो दिखाई? हाँ सर। मदन ने कंफर्म किया कि सुरेश डॉक्टर दर्शन मलिक के साथ बैठकर शराब पी रहा था। गुड। हालांकि मुझे कुछ अंदाज़ा था। और एक बात सर, 8 जनवरी की रात में 9 से 10 के बीच वकील रवि भी होटल आया था। इसका मतलब सभी होटल में मौजूद थे। गुड। राजू, अब ये बताओ कि कविता के कॉल रिकॉर्ड क्या कहते हैं? राजू बोला, सर कविता के 2 नंबर हैं। पिछले 1 महीने में एक नंबर पर उसने सुरेश से बात की है, रांची बात की है और कभी कभी उसमें कमल से बात की है। इस नंबर में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। दूसरे नंबर में बड़ी अजीब सी बात है। वो क्या? दूसरे नंबर में कहीं भी सुरेश का जिक्र नहीं है। दूसरे नंबर पे ना तो सुरेश का फ़ोन आया है और ना ही कविता ने कभी सुरेश को फ़ोन किया है। इसका मतलब शायद सुरेश को इस नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ उसने 4 आदमी से बात की है। डॉक्टर दर्शन मलिक, कमल, वकील रवि और होटल का मैनेजर अनिकेत। काफ़ी देरी तक बातें की गई हैं। कविता ने कमल से, अनिकेत से और दर्शन से तो देर रात भी काफ़ी बात की है। हाँ, इतना अवश्य है कि वकील रवि मनचंदानी से उसने दिन में ही बात किया है। रवि मनचंदानी शादीशुदा आदमी है, रात में वो घर पर कैसे बात कर सकता है? बाकी कमल, डॉक्टर दर्शन मलिक और मैनेजर अनिकेत अकेले रहते हैं, उनसे जब चाहो तब बात करो। बेबी बोली, सर सीधे कविता से पूछा जाएगा तो कविता जवाब दे देगी कि किसी से बात करना क्या गुनाह है? वैसे भी सुरेश तो दारू पी करके अपने कॉटेज में पड़ा रहता था। कह देगी तन्हाई दूर करने के लिए किसी से बात करना कोई गुनाह तो नहीं है। वैसे भी अब उसको काहे का डर? सर, बात चाहे कुछ भी हो, पर ये नॉर्मल टॉक नहीं है। राजू बोला, जाहिर सी बात है सर, अगर कोई औरत किसी मर्द से रात भर बात करती है तो नॉर्मल चैट कैसे हो सकती है? वो भी इसमें आदमी 1 नहीं 4 हैं। बेबी बोली, मुझे लग रहा था कि कमल से ही उसके संबंध हो सकते थे। यहाँ तो सारी रात दर्शन से भी बात कर रही थी, अनिकेत से भी बात कर रही है और दिन में भी काफ़ी बात रवि मनचंदानी से उसकी हो रही है। अविनाश उनकी बातों को जैसे सुनकर भी अनसुना कर रहा हो। राजू, सुरेश के कॉल रिकॉर्ड से सर्च करो कि पिछले महीने में वो कब बलरामपुर से बाहर रहा है। मेरा मतलब है जब सुरेश बाहर रहा है तब कविता की मोबाइल लोकेशन कमल, डॉक्टर दर्शन, रवि और अनिकेत से कभी मैच कर रही है। सर, 1 दिसंबर को सुरेश बलरामपुर में नहीं था। 1 दिसंबर की रात को कविता की मोबाइल की लोकेशन कविता के घर की है।
लेकिन कमल की मोबाइल लोकेशन भी कविता के घर के आसपास की है। सर 2 दिसंबर को भी सुरेश बलरामपुर में नहीं था और 2 तारीख के दिन में कविता की मोबाइल लोकेशन डॉक्टर मलिक के क्लिनिक के आसपास की है। हाँ, फिर रात 2 की रात को कमल और कविता की मोबाइल लोकेशन सुरेश के घर की ही दिखा रही है। इसका मतलब हम लोग ठीक जा रहे हैं। अब ये चेक करो कि वकील रवि मनचंदानी की और कविता की मोबाइल की लोकेशन कहाँ कहाँ एक दिख रही है। सर 3 दिसंबर की दोपहर के बाद की दोनों की मोबाइल की लोकेशन बलरामपुर में कैंट के आसपास की दिखा रही है। बेबी ज़रा कंप्यूटर पर बैठो और कैंट एरिया सर्च करो। सर ज़्यादातर होटल कैंट एरिया में ही दिख रहे हैं। ठीक है राजू, जब सुरेश वापस बलरामपुर आ गया तब सबके मोबाइल लोकेशन क्या है? सर मैं आपके कहने का मतलब समझ रहा हूँ। 4 दिसंबर को सुरेश का मोबाइल फिर से बलरामपुर एरिया में एक्टिव हो गया। अब सबके मोबाइल लोकेशन अलग अलग हैं। राजू, रवि मनचंदानी तो शादीशुदा आदमी है, इसलिए रात में तो आ नहीं सकता। उसे कविता से मिलने के लिए होटल की ज़रूरत होगी, इसलिए उन दोनों की मोबाइल लोकेशन कैंट एरिया दिखा रही है। राजू, कविता की कॉल डिटेल मुझे दे देना ज़रा। इसके बाद अविनाश कविता की कॉल डिटेल को बहुत ध्यान से देखने लगा। राजू, एक बात और नोट करने वाली है। 8 जनवरी की रात में 8 से 9 बजे के बीच सुरेश की हत्या हुई थी और 9 जनवरी को सुबह 8:30 बजे कविता ने होटल के मैनेजर अनिकेत को फ़ोन किया था सुरेश का हाल जानने के लिए। करीब सुबह 9 बजे के आसपास उसे मैनेजर के द्वारा पता लग गया कि किसी ने सुरेश की चाकू मारकर हत्या कर दी। ठीक है सर। ठीक 9:30 बजे पर कविता ने वकील रवि मनचंदा को फ़ोन किया है। क्यों? पति के तुरंत मरने के बाद वकील को फ़ोन? सर रवि मनचंदानी का मोबाइल उस समय खास करके आजमनगर के कोर्ट के आसपास दिखा रहा है। देखो, रवि ने हमको ये खास बात नहीं बताई। राजू देखो, कमल और डॉक्टर दर्शन के मोबाइल कहाँ और कब आखिरी बार बंद हुए थे? सर कमल का मोबाइल तो उसके घर में 8 जनवरी की रात 2 बजे के आसपास स्विच ऑफ हुआ था और उसके बाद तो वो मर गया, इसलिए मोबाइल ऑन नहीं हुआ। डॉक्टर दर्शन मलिक का मोबाइल 8 जनवरी को रात करीब 10 बजे के आसपास सराय नाका पर बंद हुआ था और तब से बंद है। उसी समय से डॉक्टर दर्शन मलिक भी गायब है। ये सुनकर अविनाश सर खुजलाने लगा। राजू, 8 जनवरी को डॉक्टर दर्शन और कमल के मोबाइल की लोकेशन कब कब एक जगह थी? सर 2 जगह पे सेम थी, एक होटल ब्लू हेवन में और दूसरा सराय नाका पे, और सराय नाका पे ही डॉक्टर दर्शन का मोबाइल आखिरी बार बंद हुआ था। हाँ सर। अविनाश फिर कुछ सोचने लगा। राजू, सारे कॉल रिकॉर्ड्स मेरी टेबल पर रख दो, बाकी बातें कल डिस्कस करेंगे। अब तुम लोग घर जाओ। अविनाश एजेंसी बंद करके सराय नाका की तरफ चल दिया। सराय नाका आजमनगर और बलरामपुर के बीच में था। करीब आजमनगर से 40 किलोमीटर दूर। नाका पहुंचते पहुंचते सड़क पर धुंध काफ़ी गिरने लगी थी और आवागमन भी काफ़ी कम हो गया था। सराय नाका एरिया में पहुंचकर वो एक पान की दुकान के सामने रुक गया। अविनाश ने पान की दुकान से एक सिगरेट लिया और जला लिया। आज काफ़ी ठंड है ना? हाँ साहब, ठंड बहुत है और कितना घना कोहरा है। आवागमन भी काफ़ी कम हो गया है, इसलिए धंधा भी आजकल काफ़ी मंदा चल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं साहब? मैं बलरामपुर की तरफ जा रहा हूँ। धुंध की वजह से कार चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट वगैरह का भी डर रहता है। हाँ ये तो है सर, कार धीरे चलाना। अच्छा एक बात बताओ, 8 तारीख की रात इस एरिया के आसपास कुछ हुआ था क्या? साहब ज़्यादा से ज़्यादा मैं रात के 11 बजे तक अपनी दुकान बंद कर देता हूँ, लेकिन जब मैं 9 की सुबह आया तो लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा आगे एक कार में हाईवे पुलिस को एक आदमी मरा हुआ मिला था। कौन था वो आदमी? पता नहीं साहब। सराय नाका पुलिस थाना कहाँ है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे एक तिराहा दिखेगा। तिराहा से बाय ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 700 मीटर पर आपको थाना नज़र आ जाएगा। अविनाश ने सिगरेट पैर से बुझाई और अपनी कार की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसे कुछ ध्यान में आ गया। वो पान की दुकान की तरफ लौट गया। अविनाश ने अपने मोबाइल से कमल, अनिकेत और डॉक्टर दर्शन की फ़ोटो पान वाले को दिखाई। क्या इनमें से कोई 8 जनवरी की रात दिखाई दिया था? पान वाले ने कमल की फ़ोटो की तरफ इशारा करके कहा, ये साहब रात 10 बजे के पास
मेरी दुकान से पानी की बोतल और नमकीन खरीदने आए थे। अविनाश ने पान वाले को धन्यवाद दिया और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में कार थाने के अंदर लगा दी। थाने में एक दरोगा और 4 सिपाही बैठे थे। अविनाश कार से उतरा और जाकर दरोगा के सामने बैठ गया। दरोगा बोला, फरमाइए, क्या काम है आपको? मैं एक आदमी की तलाश कर रहा हूँ। वो 8 जनवरी की रात से गायब है। अभी अभी एक पान वाले ने मुझे बताया है कि 8 की रात, मेरा मतलब 9 की सुबह, इस सड़क पर कोई हादसा हुआ था। हाईवे पुलिस को कार के अंदर से एक आदमी की लाश मिली थी। दरोगा बोला, उस आदमी की आप फ़ोटो लाए हैं? अविनाश ने डॉक्टर दर्शन की फ़ोटो दरोगा को दिखाई। हाँ, यही आदमी था वो। जहर से उस आदमी की मृत्यु हुई थी। लाश अभी भी मुर्दा घर में पड़ी है। कोई क्लेम करने नहीं आया है। क्यों? आपको डॉक्टर दर्शन की कार से या उसके पास ऐसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ जिससे उसकी पहचान हो सके? मोबाइल, वॉलेट, कुछ भी नहीं था। किसी ने सब कुछ फेंक दिया। इसी से हमें शक हो रहा था कि डॉक्टर की हत्या की गई है। किसी ने धोखे से शराब के रास्ते साइनाइड दे दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कहती है। हत्या का समय 8 जनवरी को रात 10 बजे के आसपास का है। आश्चर्य, यहाँ भी साइनाइड? डॉक्टर के कार का रजिस्ट्रेशन नंबर रामनगर का है। हमने आरटीओ से डिटेल मंगवाई पर कुछ समय लग रहा है। चलिए, ये अच्छा है कि आपने लाश पहचान ली है। तुरंत ही अविनाश ने डॉक्टर दर्शन की रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन कर डॉक्टर दर्शन की मौत की सूचना दे दी। दरोगा साहब, मैंने डॉक्टर की क्लिनिक में इन्फॉर्म कर दिया है। वे लोग अभी डॉक्टर की लाश ले लेंगे। चलिए दरोगा साहब, आपका काम तो हो गया। आप कौन हैं? आपने बताया नहीं। देखिए, आजम नगर में एक कत्ल हो गया है। मैं उस कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। क्या आप पुलिस वाले हैं? मैं इंस्पेक्टर मनोज का दोस्त हूँ और इस केस में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। मुझे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मनोज के बारे में पता है। काफ़ी ईमानदार और कड़क ऑफिसर हैं। आप सही कह रहे हैं दरोगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वापस आजम नगर की तरफ चल पड़ा। उसे पहुंचने में रात के 10 बज गए। खाना पीना खाने के बाद उसने मनोज को फ़ोन किया और सारे केस की प्रोग्रेस के बारे में बता दी। यार अविनाश, बड़ा अजीब केस मालूम हो रहा है। जो लोग मिल रहे हैं सब लोग निकल लिए हैं। केवल अभी तक 2 लोग बचे हैं। एक है कविता और दूसरा वकील। अनिकेत को तुम भूल रहे हो। मैंने तुम्हें इसलिए किया फ़ोन कि मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। बोलो। कल मेरे साथ सराय नाका और बलरामपुर दोनों जगह मिलो। कमल और डॉक्टर दर्शन से संबंधित जो भी सबूत बरामद हुए हैं मैं सबको देखना चाहता हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। थाने आ जाना, वहीं से चल पड़ेंगे। ठीक है, चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। गुड नाइट। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।